हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। बच्चों, ये सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं जहां पर आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री के पार्ट 1 पर। अगर हम लोग एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एसएससी को अगर ध्यान दें तो एडवांस मैथ का एक बहुत बड़ा पार्ट जो इंपॉर्टेंट रहता है आपके एसएससी के एग्जाम को पास करने के लिए, चाहे वो आपका सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो या आपका कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम हो, इन सब में एडवांस मैथ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जहां तक बच्चों हम बात करते हैं अपनी सफलता की एसएससी का या रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई करने की, तो भाई देखो, सफलता का तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ज्योमेट्री हमें समझ में नहीं आती, एडवांस मैथ हमें कम समझ में आती तो हम उसको छोड़ दें। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि एक ही सोल्यूशन है, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो उसका विस्तार पूर्वक पढ़ाई करनी पड़ेगी। और एडवांस मैथ में अक्सर रहता है डाउट, तो एडवांस मैथ के डाउट को दूर करने के लिए मैंने स्टार्ट किया है ज्योमेट्री। आज ज्योमेट्री यानी ज्यामिति का पहले पार्ट पर डिस्कशन करेंगे। ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें एक एक करके आगे जितने भी छोटे छोटे हमारे पे ज्यामिति शेप हैं, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो आपका आयत हो, इन सबसे वृत्त की स्पर्श रेखा, और त्रिभुज भी अकेला नहीं है, त्रिभुज में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, समरूपता, सर्वांग समता, इन सब पर कंसेप्ट पर क्वेश्चंस बनते हैं आपके एसएससी और रेलवे के स्तर पर, खास करके एसएससी स्तर पर। तो उसको मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूं, सारे कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जा रहा हूं। ओके, तो उस पर बात करेंगे आज। तो आज पहला पार्ट है, तो शुरुआत करेंगे ज्योमेट्री की। अब शुरुआत करने के साथ साथ बात आती है कि सर ज्योमेट्री है क्या। अगर कोई भी टॉपिक है, कोई भी अध्याय है, उसकी थीम हम जानते हैं, उसकी आधारभूत बातें जानते हैं, तो वो टॉपिक हमें आसान लगता है। क्यों? वो आधारभूत बात हमारे कंसेप्ट को, हमारे बेसिक को स्ट्रॉन्ग करती है। और बिना बेसिक के एडवांस में तो काम चलने नहीं वाला। हम अगर गिने चुने 10-20 सवालों की, 50 सवालों की बात कर लें जिसमें शॉर्ट ट्रिक लग सकती है, लेकिन केवल 50 सवालों तक एडवांस मैथ सीमित नहीं है। सवाल 500, 1000, 10,000 तक हैं, तो हर एक सवाल के लिए ट्रिक नहीं है। और अगर इस स्थिति में एग्जाम क्वालिफाई करना है तो क्या किया जाए? हम एडवांस मैथ को बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करें, जिसकी शुरुआत होती है हमारी ज्योमेट्री से, यानी कि ज्यामिति से। अब ज्यामिति है क्या? हमारे आसपास बच्चों हम कोई भी शेप देखते हैं, कोई भी आकृति देखते हैं, चाहे हम एक मेज को देखें, चाहे हम एक कुर्सी को देखें और किसी कमरे को देखें, तो इसको देखकर ये हमारी सारी आकृतियां हैं, इनका अगर मापन किया जाए, इनको नापा जाए, लंबाई निकालें, चौड़ाई निकालें, क्षेत्रफल निकालें, मेंसुरेशन, ये भी ज्योमेट्री का ही पार्ट है। हालांकि मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन को। तो इन सब का मापन जो होता है वो हम लोग ज्योमेट्री में करते हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थात पृथ्वी, और मेट्री का मतलब होता है मापन। तो आसपास के जितनी भी आकृतियां हमारे पास हैं उनको नापना, लंबाई नापो, चौड़ाई नापो, क्षेत्रफल, तिर्यक, ऊंचाई, सारी बातें ये सब के सब हमारे ज्योमेट्री के अंदर आती हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं कि ज्योमेट्री की शुरुआत हुई तो कैसे हुई, और शुरुआत में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अब आगे चलने के साथ ये देखो बच्चों कि हम ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आएगा बच्चों हमारे पास लाइंस एंड एंगल। क्या आएगा? लाइंस एंड एंगल। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रेखा एवं कोण। ठीक, रेखा एवं कोण, और इनकी बिल्कुल बेसिक जानकारी, एवं कोण। ठीक, दूसरा आता है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। अब त्रिभुज पे तो विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज। बच्चों, इस चतुर्भुज में आपका आयत, वर्ग, समलंब सब कुछ आने वाला है, रोम्बस, एक रेक्टेंगल, स्क्वायर सब आने वाला है। वृत्त और इसकी स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त और इसकी स्पर्श रेखा, ये सारी बातें, इन सारी बातों का अध्ययन हम लोग ज्योमेट्री में करेंगे। अब बात आती है, मैंने कहा बच्चों ट्रायंगल पर विस्तार पूर्वक जो डिस्कशन होगा। तो ट्रायंगल की अगर बात की जाए, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज में बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली बात होगी आपकी बच्चों, देखो लाइंस एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण में जितने भी कोण और रेखाएं, जैसे समांतर रेखा हो, एकांतर कोण हो, उन सबको जानेंगे।
वो एक छोटा सा लेकिन विस्तार पूर्वक बड़ा पार्ट है, जिसका सब हर एक बात का प्रयोग कहां होगा? त्रिभुज में होगा। तो लाइन्स एंड एंगल्स में त्रिभुज से संबंधित प्रश्न होते हैं, उनको हल करेंगे, त्रिभुज के बारे में जानेंगे, त्रिभुज कितना प्रकार के होते हैं। फिर आता है बच्चों सबसे पहले हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और बच्चों याद रखना, यह वीडियो उन बच्चों को के लिए है जो स्टार्ट कर रहे हैं और उनके लिए भी है जिन्हें ज्योमेट्री आती है, लेकिन मैं एक एक बात को पूरी तरह एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यहां पर कोई जल्दबाजी नहीं है। क्यों? अगर यहां पर जल्दबाजी करेंगे कि जल्दी से क्वेश्चन के पास भागें, तो उसके क्वेश्चन के पहले के जितने बेसिक कंसेप्ट है वो छूट जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे की एडवांस मैथ कभी कमजोर रहे। ऐसे वीडियोस आपको देना चाहता हूं जिनके बाद आप देखो तो आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल पूरा हो और आपका एडवांस मैथ का, ज्योमेट्री का डर ही खत्म हो जाए। दूसरी बात, अब आ जाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर आता है सेंटर ऑफ ट्राइंगल। सेंटर ऑफ ट्राइंगल अर्थात त्रिभुज के केंद्र। क्या आएगा? त्रिभुज के केंद्र। बड़ा कंफ्यूज करते हैं बच्चों, बड़ा कंफ्यूज करते हैं ये त्रिभुज के केंद्र कि कौन सा इंसेंटर है, अंता केंद्र है, कौन सा सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है, कौन सा ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र है, और ऐसा कंफ्यूजन होता है। ये बात भी इसी का है। फिर इसके बाद आना है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। क्या होगा भाई? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल अर्थात त्रिभुज में समरूपता। ठीक, समरूपता। और इसी के साथ साथ हम लोग कन्ग्रेंसी यानी सर्वांग समता पर भी बात करेंगे। ये हो गया। और इसके बाद आएगा बच्चों, फिर हम लोग पढ़ेंगे साइन रूल। साइन रूल यानी कि ज्या नियम। और क्या पढ़ेंगे? कोसाइन रूल, कोज्या नियम। ठीक, ये सब करने के बाद हम लोग क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के पास पहुंचेंगे, और उसके बाद वृत्त, और फिर वृत्त की स्पर्श रेखा। तो मैंने आपको बस ये दिखाया कि ज्योमेट्री का पार्ट कितना बड़ा है, और जितना बड़ा है उतना ही जरूरी है। एक बार ज्योमेट्री अगर दिमाग में सेट हो गई तो आपको मेंसुरेशन के सवाल को हल करने में सहायता मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति में आपको बहुत मदद मिलेगी ज्योमेट्री की सहायता से। तो ये क्या एक बेसिक बात है जो आगे तक हमारे काम आएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में भी ज्यामिति का प्रयोग होगा। आ जाओ अब आगे चलते हैं। तो ठीक है, ज्योमेट्री में इतना सब पढ़ेंगे। ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने के साथ साथ हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। क्या बात पता होनी चाहिए? पॉइंट, प्लेन एंड लाइन। अर्थात हम अगर बात करें इस पर तो क्या होगा बच्चों? पॉइंट यानी कि बिंदु। बिंदु क्या होता है? फिर इसके बाद प्लेन, अगर मैं बात कर लूं तल, और लाइन यानी कि रेखा। ये सब क्या होता है इस पर बात करेंगे। अब इन तीनों बातों के लिए हमारे पास कोई स्पेशल डेफिनेशन, कोई विशेष परिभाषा नहीं है। हम इसको कैसे बच्चों प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट क्या है। भाई देखो, किसी भी तल पर मैंने एक ऐसे शार्प डॉट, एक डॉट बना दिया, ये पॉइंट है। इसको और छोटा कर दो, और छोटा कर दो, ये भी पॉइंट है, और छोटा कर दो, ये भी पॉइंट है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? किसी भी तल पर किसी भी शार्प पेन या पेंसिल से बनाया गया एक शार्प डॉट, एक डॉट लगा दो, एक फुल स्टॉप लगा दो, इसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। तो अगर इतनी छोटी बात है, इसका कोई प्रयोग नहीं है, मतलब इसकी कोई स्पेशल परिभाषा नहीं है, तो इसका प्रयोग क्या है, इसका यूज क्या है, कैसे हमें क्यों जरूरत पड़ गई पॉइंट की, और पॉइंट जब इतनी छोटी बात है तो इसकी आवश्यकता क्या है। अपने मन में इस बात को सोच के देखो। हाँ, सोच के देखो कि इस बात की आवश्यकता ही हमें क्या है कि पॉइंट जब इतनी छोटी सी चीज है। तो चलो भाई देखते हैं इसकी आवश्यकता क्या है। अगर हम पॉइंट की बात करें तो किसी भी पोजीशन, स्थिति को दिखाने के लिए पॉइंट की जरूरत है। जैसे हम बोलते हैं कि तुम मेरे घर के पास आओ, और मेरे घर के पास एक मंदिर है, वहां पर आ जाओ, मैं वहां पर आ जाऊंगा। तो मेरे भी घर के पास में मंदिर है, तो मुझे याद आया कि कैसे दर्शाया जाए। बिल्कुल प्रैक्टिकल बातों में समझाता हूं चीजों को। तो वहां पहुंच जाओ,
तो वो जो मंदिर की जिसकी हमने बात की वो क्या है, वो एक बिंदु है जो एक स्थिति को दर्शाता है कि वहां पर आओ वहां पर मिलेंगे, और वही काम हमारा ज्योमेट्री में यानी कि ज्यामिति में होने वाला है। ये हो गया। चलो, तल क्या है, एनी स्मूथ सरफेस, कोई भी समतल, कोई भी प्लेन, जैसे एक टाइल को आप ले लो, एक वर्गाकार टाइल, आयताकार टाइल ले लो, तो उसका जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम लोग सरफेस, तल बोलते हैं। अब बात आती है लाइन क्या है। अनंत बिंदुओं को मिलाने से जो एक वक्र, एक कर्व बनता है उसको हम लोग रेखा बोलते हैं, और अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि सर ये रेखा है। तो बात होती क्या है बच्चों, ये एक सरल रेखा है, अनंत बिंदु को मिलाया जाए और ये आगे और पीछे इनफाइनाइट लेंथ तक, अनंत लंबाई तक बढ़ती जाएगी, उसको हम लोग रेखा बोलते हैं। तो ये जो कहानी है, ये जो नाम है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन, अर्थात क्या है बच्चों, ये सरल रेखा है। समझे कि नहीं, ये सरल रेखा है। तो बच्चों एक चीज देखो, क्या इसको हम रेखा बोल सकते हैं? क्यों? आप बोलोगे सर आपने कहा था अनंत बिंदुओं को मिलाने पर, तो बिंदु तो भाई ऐसे ऐसे भी बन गए, और जब इन सबको मिला दूंगा तो ये भी रेखा होनी चाहिए। बिल्कुल है, इसको भी रेखा बोलेंगे, बस बात ये, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा बोलते हैं, जो सीधी लाइन में, जो बिल्कुल सीधे जा रही है। फिर बच्चों इसके बाद अगर किसी रेखा का एक बिंदु हम फिक्स कर दें और कहेंगे तुम बिल्कुल इनफाइनाइट लेंथ तक, अनंत लंबाई तक आगे चलते चले जाओ, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, रे। रे अर्थात किरण, भाई सूरज की किरण, ठीक, रे बोलते हैं। और अगर एक बिंदु के साथ साथ किसी रेखा का दूसरा बिंदु भी फिक्स कर दिया जाए तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, अर्थात रेखाखंड। क्या कहा जाएगा? रेखाखंड। बहुत आराम से और बहुत शांत भाषा में मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं, इन बातों को ध्यान रखना है। ये वो बेसिक बातें हैं जो ज्योमेट्री में अगर पता चल गई तो बच्चों हमें बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और हमें ज्योमेट्री से डर लगना बंद हो जाएगा। क्या होगा? हमें डर लगना बंद हो जाएगा। चले भाई आगे, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं क्या आगे क्या बात आती है। फिर आता है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, कोण और उसका मापन। कोण क्या है और उसका मापन कैसे होता है? तो बच्चों कोण क्या है, अगर हम इसकी परिभाषा पर बात करें, द बेंडिंग बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड द एंगल। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण बोलते हैं, और वो दो रेखाएं ऐसी जिनका वर्टेक्स कॉमन है, जिनका शीर्ष एक ही है। क्या ऐसी कोई रेखा हो सकती है? देखो ये एक बिंदु है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक इधर चली गई और एक इधर चली गई। दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव है, के बीच की जो बेंडिंग है, इसको, इस बेंडिंग को, इस झुकाव को हम लोग कोण बोलते हैं। आमतौर भाषा पर बच्चों इसको हम लोग थीटा, एक्स वाई जेड, जीटा वाई, ईटा, कुछ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये मतलब कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम लोग कोण बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? धीरे धीरे मेरी बात को समझते जाना। अभी लग रहा होगा कि सर ये तो थ्योरी चल रही है। यही थ्योरी सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बार दिमाग में ये सेट हो गई, फिर आपको कोई समस्या ज्योमेट्री में नहीं आएगी। सवाल तो हम 50 कर लें, अगर सवाल ज्योमेट्री के 50 सवाल कर लिए जाएं तो क्या होगा? तो क्या हमें ज्योमेट्री आ जाएगी? नहीं, हर सवाल के साथ कंसेप्ट बदलेगा, हर सवाल में नया कंसेप्ट लगेगा। तो जब हमारा बेसिक अच्छा होगा तब हम तरह तरह के सवाल सॉल्व कर पाएंगे। 50 सवाल अभी लगा के देख लो, 51वां सवाल आएगा। अगर बेसिक नहीं क्लियर होगा तो दुख तकलीफ होगी। और मैं आपको 50 नहीं, 50 से ऊपर 100-200 सवाल कराने वाला हूं, एक एक करके सारे सेशंस में। आ जाओ। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब कोण के मापन की बात करें, मेजरमेंट। कोण का मापन कैसे करते हैं? तो बच्चों देखो, कोण का मापन या तो आप डिग्री में कर लो, डिग्री में, या फिर आप रेडियन में कर लो। या तो डिग्री में कर सकते हो या फिर रेडियन में कर सकते हो। अब ये रेडियन क्या होता है? भाई हर चीज तो क्या होता है? देखो, जैसे बच्चों कोई भी संख्या लिखी है, जैसे इस कोण की बात कर लूं, मान लो
कि ये है आपका 20 डिग्री। तो 20 डिग्री डिग्री में है, कैसे पता चलेगा? कोण डिग्री में दे रखा है, हमें कैसे पता चलेगा? तो आप बोलोगे जिस संख्या के ऊपर ऐसे छोटा सा गोल बिंदु बना होता है, इसका मतलब यह है ये डिग्री में है। अगर ये बिंदु बना है तो डिग्री में है। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? 20 डिग्री। ठीक, 20 डिग्री बोलेंगे। हिंदी में भी इसको बच्चों डिग्री ही बोलते हैं। और बच्चों अगर मैं केवल 20 लिख दूं, अगर इस कोण के आगे मैं केवल 20 लिख देता तो क्या होता? अगर आपने किसी कोण के आगे केवल 20 लिख रखा है, अर्थात इसका मतलब है 20 रेडियन। क्या है? इसका मतलब है 20 रेडियन। क्लास 11 में ज्योमेट्री के बारे में कुछ चर्चाएं हैं एक पुस्तक में, हालांकि हम उस ज्योमेट्री पर नहीं जा रहे। वो उस पुस्तक में एक बात को प्रूफ किया गया। क्या कहा गया? यह कहा गया जितनी भी संख्याएं, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं हमारे सामने सामने हैं, वो सारी संख्याएं उतने ही रेडियन को प्रदर्शित करती हैं। मतलब अगर कोई भी कोण आपको दे रखा है, ठीक, और यहां पर 90 लिखा है, तो बच्चों जब तक इसके ऊपर गोल बिंदी ऊपर ना लगी हो, कोई भी इसको डिग्री नहीं बोलेगा, इसको 90 रेडियन बोलेगा। मान इसका आगे पीछे ज्यादा कम हो सकता है। क्लियर है बात? तो अगर कोई भी नंबर लिखा है तो रेडियन है, नंबर के ऊपर बिंदु लगा है तब जाकर डिग्री है। ये बहुत बेसिक बात है, याद रखना। ठीक, तो फिर इस हिसाब से एक रेडियन क्या होता है? एक रेडियन जो होता है वो होता है आपका 180 बटे पाई डिग्री। एक रेडियन क्या होता है? एक रेडियन 180 बटे पाई डिग्री होता है। आगे चलकर मैं आपको एक रेडियन का डिग्री मिनट और सेकंड में मान भी बताऊंगा। और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि एसएससी ने एक बार ऐसा सवाल पूछा था और अक्सर लोग कंफ्यूज हो गए थे। फिलहाल यहां तक की बात क्लियर, तो उस कंफ्यूजन को भी हम दूर करेंगे। फिलहाल अभी नहीं, उसका भी समय आएगा, हर चीज का समय आता है। अभी लाइंस एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण का जरूरत है। तो कोण के बारे में हमने इतनी बात जान ली, डिग्री में और रेडियन में उसको हम लोग माप लेते हैं। अब आगे चलते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं? अगर मैं कोण के प्रकार निकालने पर आ जाऊं तो कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि होता क्या है, जैसे सवाल आ गया कि ए एक न्यून कोण है। अब जब तक यही नहीं पता कि न्यून कोण क्या होता है, हम चित्र नहीं बना सकते। तो वो हर छोटी छोटी जानकारी मैं आपके सामने रखता चला जा रहा हूं ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएं। अब देखो, सबसे पहला कोण आता है बच्चों एक्यूट एंगल। हिंदी में बच्चों हम लोग इसको बोलते हैं न्यून कोण। मतलब अगर मैं किसी थीटा एंगल की बात कर रहा हूं, मान लो मैंने एक एंगल ले लिया थीटा, ठीक, और उस थीटा का मान बड़ा है 90 डिग्री से। अगर 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो ऐसे सारे कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। और इसको प्रदर्शित कैसे किया जाएगा, दिखाया कैसे जाएगा, उसको भी देख लेते हैं। ये देखो, ये मैंने कोण बनाया, ठीक। अगर कोण के बारे में बात करें तो होता क्या है, अगर आप यहां से एक लंब गिरा दो तो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होता है। क्या होता है बच्चों? ये पूरा ऐसे, ये जो ब्लॉक बन रहा है, चौकोर सा बन रहा है, ये 90 डिग्री होता है। इस 90 डिग्री से कम, ठीक, मैं इस कोण की बात करूं तो ये थीटा बना। तो 90 डिग्री से जितने भी कम है, 89 डिग्री को भी आप, 89 डिग्री को भी न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल बोलोगे। न्यून कोण की बात क्लियर? आगे बढ़ाएं कदम, चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा एक कदम आगे चलते हैं। अगर मैंने थीटा कोण की बात की और मैंने कहा कि बच्चों थीटा जो है वो 90 डिग्री से तो बड़ा है, लेकिन छोटा है 180 डिग्री से। मतलब जो मेरा कोण है वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो इस रेंज में भाई, इसके बीच में जितने भी कोण आएंगे वो सारे के सारे क्या बनेंगे? वो क्या बनेंगे? वो सारे के सारे कोण बनेंगे अधिक कोण। क्या रहेंगे? अधिक कोण, अर्थात ऑब्ट्यूज एंगल। क्या रहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। तो अब बात चलेगी हमारी बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल की, अर्थात अधिक कोण की।
तो इसका चित्र कैसे बनेगा? कोण 90 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इसके बाद होगा। ठीक, तो देखो ये देखो, ये बीच में एक लंब गिरा देंगे, 90 डिग्री है, तो ये कोण जो बनेगा, इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। 180 कहां? अगर आप इस लाइन को इधर भी बढ़ा दो तो ये पूरा कोण 180 डिग्री का बनता है। जो अर्धचंद्र होता है, सेमी सर्किल होता है, वो आपके 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री से कम हो, 90 से ज्यादा हो, तो ऐसे सारे कोणों को हम लोग बोलेंगे क्या? ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण। बात नंबर 2। तीसरा, ये जो बीच में लिखा है, ये आता है राइट एंगल। हालांकि ये तो बच्चों सबको पता होता है, ये सबको प्यारा है। जैसे घर में नहीं होते हैं कमाऊ लड़का, जो सबसे ज्यादा कमाता है वो सबको प्यारा होता है, तो वैसे ही ऐसा कुछ समकोण है, क्योंकि हम इसको जल्दी समझ लेते हैं। जो सीधा साधा व्यक्ति है उसको हम लोग जल्दी समझ लेते हैं। तो बच्चों, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो मैं इसको 1 नंबर डाल दूं, इसको 2 नंबर रख देता हूं और इसको 3 नंबर रख देता हूं। ठीक, तो फिर इसको 3 कर देते हैं, 2 नंबर की बात हम लोग यहां कर लें ताकि नंबर के हिसाब से कंफ्यूजन ना हो। ये कोण जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री, और 90 डिग्री अर्थात समकोण। तो 3 कैटेगरी हमारे सामने, 3 अलग अलग कैटेगरी कोण के बारे में आ चुकी हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। मैं बहुत फास्ट, बहुत तेजी में नहीं जा रहा, लेकिन एक सिंगल फ्लो में बता रहा हूं, आराम आराम से, ताकि बातें जो मैं बोल रहा हूं वो दिमाग में एक एक करके सेट होती चली जाएं। क्योंकि ज्योमेट्री को उड़ाया नहीं जा सकता, ज्योमेट्री को केवल और केवल शॉर्ट ट्रिक के दम पर सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसमें जब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि बेसिक क्या है, तब तक हम तरह तरह के सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। आगे चलते हैं भाई, आगे बढ़ाएं कदम। अब देखो, अब इसके पास आते हैं। अब आता है अगला, क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइन एंगल, फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल, और फिर आता है कंप्लीट एंगल। अब इन सारी बातों को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग सरल कोण। सरल कोण बोल दें या सरल रेखीय कोण बोल दो। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल अर्थात प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण। ठीक, और इसके बाद बोलते हैं कंप्लीट एंगल अर्थात पूर्ण कोण। चलो इनको भी देख लेते हैं, क्या है भाई? देखो, सबसे पहला आता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। क्या होता है बालकों? स्ट्रेट एंगल। अब क्या होगा भाई स्ट्रेट एंगल? जब बच्चों आप एक सरल रेखा खींच दो, इस सरल रेखा पर कहीं पर भी ले लो, जैसे हम बीच में ले लेते हैं, ये जो आधे चंद्रमा जो सेमी सर्किल होता है, इसके बीच का जो कोण होता है बच्चों, ये स्ट्रेट एंगल होता है। और इस स्थिति में थीटा को बिल्कुल और बिल्कुल 180 डिग्री के बराबर रखा जाता है। ओके, ना 180 डिग्री से कम, ना 180 डिग्री से ज्यादा। तो ऐसे सारे कोणों को क्या कहा जाएगा? ऐसे कोण को स्ट्रेट एंगल यानी कि सरल कोण कहा जाएगा। और कोई बोल दे सर कि अगर केवल 180 लिखा हो तो क्या कहेंगे? अगर केवल 180 लिखा है इसके अंदर, तो क्या हम उसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे? इस पर चर्चा होगी, क्योंकि होता क्या है, 1 रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के लगभग बराबर होता है। तो उस हिसाब से 1 रेडियन के हिसाब से 180 रेडियन को पलटना, चेंज करना पड़ेगा। इस पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम केवल कोण के प्रकार पर चर्चा करते हैं। एक एक करके हर एक बात पर आएंगे, वो भी बात हो जाएगी पूरी। ये हो गया। फिर आता है बच्चों रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, अब बच्चों ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण। ये अच्छा, इसका चित्र जैसे बनाऊंगा ना, चित्र बनाते ही सारी कहानी हो जाएगी क्लियर। ये देखो, चित्र बनाते ही सारी कहानी क्लियर हो गई। देख के समझ में आ गया होगा कि 180 से ज्यादा है और इधर ये पूरा गोल चक्कर अच्छा 360 डिग्री का होता है, उससे कम है। तो रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण बन गया।
और इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल अर्थात पूर्ण कोण। तो बच्चों क्या है, जब ये एक वृत्त का पूरा एक गोल चक्कर घूम जाता है तो ये 360 डिग्री 360 डिग्री का बनता है और इसको हम लोग पूर्ण कोण बोलते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है, 180 से ज्यादा होगा, 360 से कम होगा तो क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण। तो ये 6 तरह के कोण के प्रकार हो गए, ये हमारे सामने आ गए। ये सारी छोटी बातें मैं जानता हूं 70-80% बच्चों के दिमाग में क्लियर होंगी, लेकिन जब बेसिक से एडवांस की तरफ चल रहे हैं तो जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता ज्योमेट्री, वहां से लेके जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा बच्चे, तो जिनको आता है वहां तक सबके लिए फायदेमंद होने वाला है ये वीडियो और इसके आगे आने वाले जितने वीडियोस होंगे। तो यहां तक बात अगर अच्छी लग रही हो, समझ पा रहे हो छोटी छोटी बातों को ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो एक बार क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस पर धीरे धीरे करके आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा और एक ऐसे सेट टॉपिक का या प्लेलिस्ट मैं आपको ऐसी दूंगा एडवांस मैथ की, जब आप रेलवे और एसएससी के स्तर पर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना, आपको ये प्लेलिस्ट हमेशा काम आएगी। ये बेसिक कंसेप्ट जो बता रहा हूं ये बिल्कुल काम आएंगे और मेरी वीडियो कहीं खो ना जाए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप दोबारा ढूंढोगे कि तरुण सर की मैथ की क्लास देखनी है, कहां है तरुण सर की मैथ की क्लास, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आ जाओ आगे चलते हैं। फिर बच्चों हम लोग चलते हैं एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर एंगल पर। एडजेसेंट एंगल यानी कि संलग्न कोण, संलग्न कोण, और लीनियर पेयर यानी कि रेखीय युग्म, रेखीय युग्म कोण। ये क्या होते हैं, इतने तरह के कोण होते हैं बच्चों। अभी तो हमारे आधे हुए हैं, आधे और बाकी हैं, उसके बाद हम सरल रेखा त्रिक रेखा पर बात करेंगे, तब जाके सवालों के पास पहुंचेंगे। चलो ये हो गया। अब क्या है बच्चों, देखो पहले मेरे चित्र पर ध्यान दो। ये मैं कोण बनाता हूं, ठीक। एक कोण है बच्चों ये θ1 और एक कोण है ये θ2। दो कोण जिनके शीर्ष बराबर एक ही हो, जिनके वर्टेक्स सेम हो, ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल यानी कि संलग्न कोण बोलते हैं। पहली बात हो गई। अब आता है रेखीय युग्म। बच्चों ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। ये कोण हमने अभी जाना कि ये जो सेमी सर्कल है अर्धचंद्र होता है, 180 डिग्री का होता है। अब बच्चों देखो, ये कोण आपका θ1 है और ये कोण θ2 है, तो इन दोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय युग्म यानी कि लीनियर पेयर। तो जहां कहीं भी लीनियर पेयर यानी कि रेखीय युग्म की बात चलेगी तो हम समझ जाएंगे भाई दो कोणों की बात हो रही है सरल रेखा पर बने हुए, जिनका योग 180 डिग्री होगा, वो रेखीय युग्म बनेंगे। यहां तक की बात क्लियर। तो ये चीज क्लियर हुई। आगे चलें, और कितने टाइप के कोण होते हैं सब समझ में आ जाएंगे। एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात ज्योमेट्री की मैं आपको बताऊंगा। चलो भाई आ जाओ आगे चलते हैं। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, अर्थात पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण, और उसके बाद समपूरक कोण, पूरक कोण और समपूरक कोण। अब ये क्या होते हैं, चलो भी देखो। पहले मैं चित्र बनाऊंगा, चित्र के साथ आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। देखो बच्चों, स्थिति नंबर 1, यहां पर मान लो ये कोण θ1 है और ये कोण θ2 है। ओके बच्चों, और मैंने बोला कोण नंबर θ1 और प्लस θ2 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो ऐसे कोण को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण। चित्र के साथ समझ में आ गई होगी बात। अर्थात ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री का है,
ऐसे सारे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक कोण अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो फिर संपूरक क्या होगा? संपूरक क्या होगा? अब संपूरक को थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाए होंगे क्या? जैसे ये कोण है बच्चों θ1 और ये कोण है आपका θ2, और हम बोले θ1 और θ2 इन दोनों का मान 180 डिग्री है। तो अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री बन जाता है तो वो बन जाते हैं आपके संपूरक कोण। तो पूरक और संपूरक में कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे सवाल आ जाए कि दो कोण आपस में कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि संपूरक हैं, एक कोण 40 डिग्री का है तो दूसरा कोण, तो जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण क्या होते हैं, हम इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। हालांकि छोटा सा बड़ा आसान सी बात है, और मैं आपको बताऊंगा एसएससी ने या रेलवे ने कैसे सवाल पूछे हैं इसको लेकर, लेकिन वहां तक पहुंचने में हमें कुछ पड़ाव पार करने पड़ेंगे। वो पड़ाव अभी चल रहे हैं, धीरे धीरे करके वहां तक पहुंचेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो। आ जाओ आगे चलते हैं। अब देखो, अब बच्चों आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, कोण का वर्गीकरण। अब हम कोण के और कई सारे प्रकार पर चर्चा करने वाले हैं। उस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक लॉजिक बताना चाहता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेलल लाइंस अर्थात समांतर रेखा। एक बात क्या रही? एक बात रही समांतर रेखा के बारे में। ठीक है, क्या होती है बच्चों? सब लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो आप समझ लें। अगर मैंने बच्चों दो रेखाओं को बनाया, एक रेखा ये है और एक सरल रेखा ये है, इसको मैंने L और M बोल दिया। बचपन में LM और PQ नाम से पढ़ाया जाता था, तो देखो अभी भी याद है। दो रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जिनकी प्रत्येक बिंदु पर इनके बीच की दूरी समान रहती है, तो ऐसी सारी रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? सरल रेखा यानी समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ऐसी दो रेखाएं जिनकी हर एक बिंदु के बीच में लंबवत दूरी, मतलब आप इसके यहां पर लंब गिरा दो तो उसके बीच की दूरी, आप यहां से बीच की दूरी, ये दूरी सारी दूरियां आपस में बराबर होंगी, तो ऐसी रेखाओं को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखा। और अब ज्योमेट्री में धीरे धीरे हम चीजों को प्रदर्शित करना सीखेंगे। पैरेलल लाइंस को, समांतर रेखाओं को प्रदर्शित कैसे किया जाता है? तो सवाल में ऐसे लिखा हुआ करेगा LM पैरेलल टू PQ। इसका मतलब क्या है? LM इज पैरेलल टू PQ, अर्थात LM PQ के समांतर है। तो इस चिन्ह को भी आप याद रखना, आगे कभी जीवन में दिखाई पड़े तो भूल न जाना कि यह पैरेलल यानी कि समांतर का चिन्ह है। इसके बाद आता है बच्चों ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन अर्थात तिर्यक रेखा, अर्थात तिर्यक रेखा। अगर बच्चों हम दो रेखाओं की बात करें, चाहे वो पैरेलल हो, समांतर हो, चाहे ना हो, जैसे मैंने बच्चों दो समांतर रेखाएं बनाई, ठीक, और ये दोनों, ये L है, ये M है, ये P है, ये Q है। मैंने कह दिया कि LM जो है वो पैरेलल है PQ के, ठीक, और इनको एक लाइन ने काट दिया इस तरह से। मान लो ये लाइन आपकी A और B है, तो ये जो AB लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, अर्थात तिर्यक रेखा। तो दिमाग में एक विचार आता है, क्या सर पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा बोलते हैं? नहीं। अगर दो रेखाएं, और जरूरी नहीं है दो हो, 3, 4, 5 भी हो सकती हैं, तीन रेखाओं को, दो रेखाओं को जो कि समांतर नहीं भी हैं, एक रेखा काटेगी, तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं?
ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। मतलब आप इस रेखा को भी क्या बोलोगे? ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा बोल सकते हो। बोल सकते नहीं हो? बोलोगे, ऐसा होता है। ओके, तो ये भी थ्योरी का पार्ट है। अभी हम इसमें आगे की और बातें करने वाले हैं, लेकिन मुझे एक बात यहां तक बता दो, जिनका बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं था, बात समझ में आ रही है? ये थ्योरी आप समझ पा रहे हो? एक बार ये ज्योमेट्री नंबर 1 की थ्योरी क्लास जो तरुण सर तुम्हें दे रहे हैं बच्चों, ये क्लियर हो गया तो आगे आने वाली जितने भी ज्योमेट्री के लेक्चर हैं आसान लगने लगेंगे। लेकिन शॉर्ट ट्रिक की उम्मीद कम से कम करना, ये मत समझना कि सर शॉर्ट ट्रिक लगाओ। जहां पर जिन सवालों में लगेगी वहां लगेगी, लेकिन हर सवाल में नहीं लगेगी। एडवांस मैथ है। और अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन बिना एडवांस के एसएससी में हो जाएगा, रेलवे में हो जाएगा, तो ये गलतफहमी दिल से निकाल दें। ये गलतफहमी दिल से बिल्कुल निकाल दें। और अगर फिर दिमाग ये सोचता है सर ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, तो बच्चे एक बात मुझे बताओ, जिनका सिलेक्शन हो चुका है रेलवे में चाहे एसएससी में, उन्होंने एडवांस मैथ पढ़ी होगी तभी सिलेक्शन हुआ है, तो क्या वो लोग देवता थे? क्या उन्हें कोई विशेष तरह का ज्ञान प्राप्त था? नहीं, उन्होंने भी इसी धरती पर जन्म लिया, वही दाल रोटी आटा चावल खाया है जो आप और मैं खा रहे हैं। तो जब उन्हें ज्योमेट्री समझ में आ सकती है तो मुझे और आपको क्यों नहीं? तो किस बात का अंतर है दोनों के बीच में? क्या हमारे पास 1450 सीसी का दिमाग है, उनके पास क्या 2900 सीसी का था? या हमें 24 घंटे मिलते हैं एक दिन में, जिसका सिलेक्शन हुआ उसके एक दिन में 48 घंटे होते हैं? क्या ऐसा था? अगर ऐसा था तो मैं मान लूंगा ठीक है ज्योमेट्री मत पढ़ो। और ऐसा अगर नहीं है, पास करने वाला भी इंसान था और आप भी, मैं भी इंसान है, तो सबसे क्वालिफाई होगा। बस मैथ में एक चीज को याद रखो, जितनी चीजों की आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप उतना परफेक्ट बनते चले जाओगे। चलो भाई, तो बस प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपको कंप्लीट लॉजिक के साथ दूंगा। ओके, चलो अब चलते हैं बच्चों आगे। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमारी एक बात चल रही थी, वो बात ये थी कि अगर दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण बोलते हैं, तो सर आपने अभी हमें एक चीज बताई पैरेलल लाइंस के बारे में, समांतर रेखाओं के बारे में, कि ऐसी दो रेखाएं जिनकी प्रत्येक बिंदु के बीच में दूरियां बराबर होती हैं। हमने मान लिया सर ठीक है बराबर होती हैं। फिर आपने कहा कि इनको एक लाइन काट देती है, तो जो लाइन काट देती है उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। मैं मान के चल रहा हूं ये जो पीली वाली लाइन है आपस में पैरेलल है, समांतर है, और सफेद वाली तिर्यक लाइन है। हमने ये भी मान लिया, लेकिन सर शुरुआत में आपने बोला था दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो सर कोण तो यहां पर भी बन रहा है, ये क्या दो रेखाओं के बीच में झुकाव नहीं है? कोण तो यहां पर भी बन रहे हैं, इधर वाले भी हैं, इधर वाले भी हैं, तो क्या ये दो रेखाओं के बीच के झुकाव नहीं है? तो मैं कहूंगा हां बिल्कुल है। तो आप बोलो तो सर ये कौन से कोण हैं? ये तो आपने बताए नहीं, ये कौन से कोण हैं? चलो अब इन कोणों पर बात कर ली जाए, देख लेते हैं क्या है। आ जाओ भाई, देखो 20-25 ठीक है, चलो तो फिर अब बच्चों यहां आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स यानी कि एकांतर कोण पर। क्या करेंगे? एकांतर कोण पर बात करेंगे। देखो तो बच्चों ये ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, कहीं पर लिखा है, यही देखो लिखा है, ये देखो इस चिन्ह को पहचाना ना, ये चिन्ह किस चीज का है? समांतर का है। और पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है यानी कि तिर्यक रेखा है। तो जब कभी भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो जितने भी ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, वो सारे के सारे बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो चलो भाई कैसे बनेंगे एकांतर कोण? देखो एक अंतर मतलब साइड चेंज वाले, ये देखो ये सरल रेखा, ये सरल रेखा, तो ये कोण, ये कोण, और देखो साइड चेंज इधर वाला कोण, मतलब एक इस तरफ, एक अल्ली तरफ, एक पल्ली तरफ, ऐसे बोल सकते हैं। एक इस साइड और एक इस साइड, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे। तो इधर देखो, 3 की साइड चेंज करो, 3 की साइड चेंज करो 5 के साथ बराबर, 4 की साइड चेंज करो, 4 की साइड चेंज करो 6 के साथ बराबर। तो ये सारे कोण आपस में बराबर होंगे। कब?
अगर दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा ने काटा तब आगे इसका प्रयोग होगा, याद रखना। एक बात क्लियर? ठीक। और इन दोनों रेखाओं के बीच में जो अंदर जो कोण बनते हैं उनको हम लोग इंटीरियर एंगल, अंतःकोण बोलते हैं। भाई दोनों के बीच में जो कोण आ रहे हैं ये 3, 4, 5, 6 ये अंतःकोण है, और इसके बाहर ये ऊपर और ये नीचे वाले जो कोण होते हैं उन्हें हम एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण बोलते हैं। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ाएं कदम। जैसे कि अब यहां पर आ गया, जैसे मान लिया ये ए बी सी और डी पैरेलल लाइंस हैं, समांतर रेखाएं हैं, और पी क्यू मान लेते हैं बच्चों पैरेलल हैं। भले ही दिखे ना दिखे, मैथ में कम से कम हम इतना तो मान ही सकते हैं। ठीक, तो अंदर वाले कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक, और इसके साथ इधर वाला कोण इसके बराबर होगा। ये आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे अलग विषय, नहीं भी होते हैं और होते भी हैं, लेकिन ये आपस में साइड चेंज, एक इस तरफ दूसरा उस तरफ। ठीक, चलो भाई आगे चलते हैं। तो हमारा एकांतर कोण वाली बात क्लियर हो गई। ठीक, डन है चीजें। तो आगे चलते हैं अगली बात के पास। अगला क्या है? फिर आता है बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल, सापेक्ष कोण। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि सापेक्ष कोण। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? एक साइड के जितने धर नीचे तक वो सारे कोण क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, और इसको हम लोग बच्चों संगत कोण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? संगत कोण भी बोलते हैं। ठीक, तो क्या होगा भाई? देखो ये सारी की सारी समांतर रेखाएं हैं, इनको एक लाइन ने काट दिया, ये बिल्कुल सीधी रेखा है, तिर्यक रेखा है। ठीक, तो एक साइड के जितने भी, ये देखो ये खिड़की सी बनी हुई है, ये रुको मैं इसको दूसरे पेन से कर देता हूं ताकि अलग से दिखाई पड़े। ठीक, ये देखो ये एक साइड के जितने भी हैं, मतलब एक साइड छोड़ के उससे नीचे वाला, एक साइड छोड़कर उससे नीचे वाला, एक साइड इधर को छोड़ के इसके नीचे वाला, ये सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण हैं, और ये सारे के सारे आपस में बराबर होते हैं। क्लियर? अब जरा इस चित्र को समझ लें। इस चित्र का थोड़ा सा आसान चित्र मैं बना दूं। चलो भाई आ जाओ, इधर देखो, ये रही हमारी दो समांतर रेखा। ठीक बच्चों, जैसे मान लिया ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, इनको एक तिर्यक रेखा ने काटा। काट दो भैया, काट डाला। ये तिर्यक रेखा हमारी एल और एम है। तो हम ढूंढने क्या चले हैं? मैं ढूंढने में जमाने को जब खुदा निकला, ठीक, वफा निकला, लेकिन वफा नहीं, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें अपने पढ़ाई की जरूरत है। हमारा लक्ष्य बिल्कुल डिसाइडेड है कि हमें एसएससी में या रेलवे में सिलेक्शन लेना है। और कहते नहीं है, जब अर्जुन को बुलाया गया, सारे कौरव पांडव को बुलाया गया और कहा उस चिड़िया पर निशाना लगाओ आंख पर, तो किसी को चिड़िया दिख रही थी, किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को आसमान दिख रहा था, किसी को चिड़िया पेड़ आसमान सब दिख रहे थे, लेकिन जिसको निशाना बिल्कुल फिट जगह लगाना था वो थे अर्जुन, जिनको चिड़िया की आंख दिख रही थी। तो हम क्या ढूंढने चले? हम ढूंढने चले हैं करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण। तो बस करस्पॉन्डिंग एंगल को ही देखना है, लक्ष्य केंद्रित है। किसी भी नकारात्मक बात पर, किसी भी अफवाह पर ध्यान दोगे तो आपकी एनर्जी खराब होगी। जितनी एनर्जी आपकी खराब होगी, आप अपने सिलेक्शन से उतना दूर चले जाओगे, और जितनी वो चिड़िया की आंख दिखती रहेगी, आप अपने सिलेक्शन के उसके पास चले जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। चलो भाई आ जाओ। तो बात हुई थी बच्चों, इन दोनों रेखाओं के बीच वाले अंदर जो कोण है वो इंटीरियर एंगल है, अंतःकोण है। और उन इंटीरियर एंगल में क्या होता है बच्चों? ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं, जो कि हम पहले सीख चुके हैं। हम एकांतर कोण की बात अभी नहीं कर रहे, हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोणों की बात कर रहे हैं। तो देखो भाई आ जाओ, संगत कोण बनाओ। मैंने बच्चों इस कोण को लिया, तो आप क्या बोलोगे? इसके जस्ट नीचे वाला छोड़ो, अगला वाला पकड़ो, ये रहा। ठीक है बच्चों, इधर देखो, मैंने इस वाले कोण को लिया, तो इसके जस्ट नीचे वाला छोड़ो, अगला वाला पकड़ो, ये हो गया। ठीक बच्चों, ये हो गया। अच्छा, अगर इसकी बात कर ली जाए, इसकी बात की जाए,
तो इसके नीचे वाला छोड़कर इसको पकड़ लो, और अगर इसके साथ साथ इस कोण की बात की जाए तो इसके नीचे वाला छोड़कर इसको देखो, ये सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण हैं। और जब किसी दो 3 4 समांतर रेखाओं को, पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा काटती है तो सारे के सारे संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होंगे ही होंगे, कंडीशन रेखाएं समांतर होनी चाहिए। और ये जो लॉजिक है ना, ये आगे त्रिभुज, सर्किल में आगे तक प्रयोग होता रहेगा। चलो अब जरा इस चित्र को देख लो। तो देखो, संगत कोण बच्चों हम लोग पहचानते हैं क्या है। एक तो ये है, तो 2 होगा 6 के बराबर, 3 7 के बराबर, 1 5 के बराबर, और ये 4 जो है वो आपका 8 के बराबर। देखो कहीं लिखा होगा, देखो भाई 2 6 के बराबर, बिल्कुल ठीक, 1 5 के बराबर, 1 5 उधर नीचे सही है, 3 7 के बराबर, 4 8 के बराबर। ये सारे संगत कोण हैं, इनके ये आपस में सारे के सारे बराबर होंगे। इन बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं, थोड़े आगे की बात करते हैं। फिर इसके बाद आता है बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल, अर्थात शीर्षा विमुख कोण। जब कभी भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी, इसका भी चित्र बना लें क्या? यहां पर देखो, ये रही हमारी 2 पैरेलल लाइंस, समांतर रेखा, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा ने काट दिया। ठीक, पैरेलल लाइन, दोनों पीली वाली लाइन पैरेलल हैं, समांतर हैं, हम ये बात मान के चल रहे हैं। तो अगर काट दिया तो जितने भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, शीर्षा विमुख कोण होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। तो कहां बनेंगे? शीर्षा विमुख, अर्थात शीर्ष से विमुख, शीर्ष के इधर उधर, वर्टेक्स के अपोजिट। तो ये इसका वर्टेक्स है, इसके अपोजिट कौन है? ये है। ये इसका वर्टेक्स है, इसके अपोजिट कौन है? ये है। मिला आपको? मिला ना? समझ में आया ना? शीर्षा विमुख। आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। ये इसका वर्टेक्स है तो ये वाला कोण, और इसके उल्टा ये वाला कोण, ये रेड वाला। ठीक, और कौन है? और कौन है? ये इसका वर्टेक्स शीर्ष है, और इसके बिल्कुल ठीक अपोजिट ये वाला कोण। और कौन है भाई? और इसके साथ ये कोण और ये कोण। मतलब जहां पर ऐसे क्रॉस बन रहा होगा, तो क्रॉस में ये जो कोण होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट होते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं, और आपस में बराबर होते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। सारे बराबर होंगे, चाहे आप इस चित्र से समझ लो, 2 4 के बराबर, 1 3 के बराबर। ओके, आ जाओ। फिर आता है बच्चों इंटीरियर अपोजिट एंगल, अंतः विपरीत कोण। बड़े ध्यान से बात को समझो। इंटीरियर अपोजिट एंगल, अंतः यानी कि अंदर वाले, विपरीत यानी कि इधर उधर, ऊपर नीचे, है ना, सामने सामने वाले, और कोण यानी कि एंगल। अब देखो, जब कभी भी 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी, तो जितने भी इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। अब तक के जितने थे बराबर थे। जो जितने भी इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे सप्लीमेंट्री, अर्थात उन दोनों का योग 180 डिग्री का होता है। तो देखो, ये 2 हमारी समांतर रेखाएं हैं, इनके अंदर वाले कोण। तो चलो भाई इन दोनों लाइन के अंदर आ जाओ, ऊपर वाले छोड़ दो। अंदर आ गए? हाँ, इन दोनों लाइन के अंदर हम लोग बैठ गए, हम लोग यहां पर बैठ गए। ये देखो, यहां पर मैं शक्तिमान बना दूं, ठीक, यहां पर हम लोग बैठ गए। ठीक, अब देखो 3 और 3 के ठीक अपोजिट 6, 3 के विपरीत 6, 4 और 4 के विपरीत 5। ये 3 6 4 5 क्या है? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, अंतः विपरीत कोण है, और ये बराबर नहीं होते। अंतः विपरीत कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। इस बात को बहुत अच्छे से हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, मतलब 3 को 6 में जोड़ो, 4 को 5 में जोड़ो, दोनों का योग 180 डिग्री आ जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलें, इस पर कुछ सवालों पर चर्चा कर ली जाए कि अगर इस पे सवाल बनेगा एग्जाम में तो किस तरह से बनते हैं और कैसे उन सवालों को हल किया जाएगा।
ये लाइन एंड एंगल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योमेट्री का, और ये समझ में आ गया तो आगे धीरे धीरे चलेंगे, ज्योमेट्री आसान लगने लगेगी। चलो भाई देखते हैं, अब आगे चलते हैं। यहां पर बच्चों देखो लिखा है, यहां पर मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, और ऐसा नहीं कि ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ऑप्शंस आगे मिलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा दिमाग लगाने का समय है, तो इसीलिए मैंने ऑप्शंस को नहीं लिखा है। हम अपना प्रयास करेंगे, अपना आंसर कमेंट में लिख के देंगे। ओके, अब देखो, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी समांतर हैं, तो एक्स का मान क्या होगा हमें बताना है। जिन बच्चों को पता है वो उत्तर दें, जिन बच्चों को नहीं पता है वो थोड़ा सा चित्र पर ध्यान दें, प्रयास करके देखें, सॉल्व हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तरुण सर की मैथ की क्लास में हो ना, मैं बताऊंगा आपको, और ऐसे बताऊंगा तो दोबारा कभी नहीं भूलोगे, दोबारा कभी नहीं भूलोगे। चलो, तो क्या हुआ, ये कोण और ये कोण, ठीक बच्चों, ये वाला कोण हमारे 40 डिग्री का है, ओके, और इधर वाला कोण आपके 120 डिग्री का है। यहां बीच में हमारा कोण x है मतलब ये वाला कोण बताना है कितना आएगा। अब बच्चों देखो, एक लॉजिक है छोटा सा, मालूम क्या, दो समांतर रेखाओं के बीच में आप कितनी भी समांतर रेखाएं खींच सकते हो। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच में आप कितनी भी पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं खींच सकते हो। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो अभी करते हैं। मैंने क्या करा, इसके ठीक बीच में एक समांतर रेखा खींच दी। कैसे, यहां पर खींच दी। तो इसको खींचने का हमें फायदा क्या मिला, हमें क्या फायदा मिला इस बात को, तो देखो क्या होगा बच्चों, मुझे बताओ, अगर ये लाइन भी पैरेलल है, समांतर है, तो बालक एक चीज देखो, अगर ये ऊपर वाला कोण 40 डिग्री का है तो नीचे वाला, इधर वाला, यहां तक का कोण भी 40 डिग्री का होगा। कैसे, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ऐसे वाले कोण बराबर होंगे। तो ये इधर आया, ये इधर आया, 40-40 हो गई बात क्लियर। ठीक बच्चों देखो, ये हमारी ग्रीन वाली लाइन है जो मैंने आपको बना के दी, और इसके नीचे एक सफेद वाली लाइन है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं, और यहां से एक तिर्यक रेखा खिंच गई। इस तरह से तिर्यक रेखा अगर खिंच गई तो बच्चे ऊपर वाला कोण, इसको मिला दो, ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग कितना होगा, कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये तो अंतः विपरीत कोण है, अपोजिट इंटीरियर एंगल है कि नहीं है, अपोजिट इंटीरियर एंगल है। ठीक, और अगर अपोजिट इंटीरियर एंगल है तो इन दोनों का योग होता है 180 डिग्री। उस 180 डिग्री में 120 तो इनने धर लिया, 120 इनके पास है, तो ऊपर वाला कितना होगा, 60 डिग्री। तो x का मान कितना होगा, 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री अर्थात 100 डिग्री। देखो पता है बच्चों, कितनी छोटी सी बात है, अगर हमारा लॉजिक कंसेप्ट क्लियर है तो एक झटके में आंसर, बस पता होना चाहिए करना क्या है। अब बताओ इसमें कौन सी शॉर्ट ट्रिक हम लगा दें, कौन सी शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कर लें कि इनके बीच में एक पैरेलल लाइन खींचनी है। ये लॉजिक है, बेसिक है कि दो समांतर रेखाओं के बीच में आप कितनी भी पैरेलल लाइंस खींच सकते हो। तो कहोगे सर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताओ, तो उसके पीछे शॉर्ट ट्रिक बनाई जाए। अरे इसके लिए शॉर्ट ट्रिक थोड़ा जरूरी है, इसके लिए चित्र देखकर बात को समझना जरूरी है। ठीक, चलो भाई आ जाओ आगे चलते हैं। क्लियर है बात? अगर बात क्लियर है तो क्यों ना इस सवाल का उत्तर बताया जाए। क्या इस सवाल का उत्तर हम लोग तेजी से बता सकते हैं? बिल्कुल वही सवाल है पिछला वाला, बस थोड़ा सा डाटा चेंज है। एक्स बताना है, चुपचाप एक समांतर रेखा इसके बीच में खींच दो, खींच डाला, खींच दिया, तो ऊपर 50 तो नीचे 50, 130 तो ये भी 50, तो क्या होगा बच्चों 50 प्लस 50। जब एक बार लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो हमारा आंसर और तेजी से आएगा। अब बताओ एक लाइन में उत्तर आ गया, इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक चाहिए नहीं ना? जरूरत कहीं आगे चल के सवाल मॉडरेट लेवल पर भी आएंगे, लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं एडवांस मैथ की वजह से
किसी भी बच्चे का सिलेक्शन ना रुके। हम तैयारी बहुत करते हैं, बहुत समय से तैयारी करते हैं, लेकिन एडवांस मैथ पर ध्यान नहीं देते, और अगर नहीं देंगे तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। एसएससी को तो क्वालिफाई करना भूल ही जाएं, रेलवे में भी कोई बहुत विशेष फायदा नहीं होने वाला। केवल एग्जाम देने जाएंगे, अपने दिल को बहलाकर लौट आएंगे कि 100 सवाल, माना कि 100 सवाल थे, हम उसमें से 50 करके आए हैं। 50 करके भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चा 70 सवाल 20 सवाल ज्योमेट्री के लगाकर आया है उसका सिलेक्शन होगा। तो हमें किस स्तर पर रहना है? हमें खुद को सेटिस्फाई करना है या हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है? इन दो बातों में जमीन आसमान का अंतर है, उसी पर काम करें। अगर खुद को सेटिस्फाई करना है तो आप अर्थमेटिक पढ़ो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, आपको अच्छा लगेगा, आपके दिल को अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो एडवांस मैथ पढ़नी पड़ेगी। और मैं ये बात बोलता हूं कि ये एक बार में समझ में नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझी नहीं जा सकती। जिनको समझ में आती है उन्होंने विशेष रूप से अमेरिका से मंगाई हुई रोटी नहीं खाई है। हमारे माता पिता ने खेतों में और सरकारी दफ्तरों में, प्राइवेट नौकरी में साइकिल चला के, मोटरसाइकिल चला के, हल चला के जो मेहनत की है, उससे रोटी जो आई है, उससे वही रोटी हमने खाई है, वही रोटी आपने खाई है, वो रोटी उसने भी खाई है जिसने सिलेक्शन लिया है। तो कोई भी चीज स्पेशल नहीं है, सबने यहीं पर सीखा है, हम भी सीखेंगे, बस ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। अगला सवाल, अब देखो बच्चों, अब कहानी ने पलटा मारा और ये सवाल हमारे सामने आ गया। लिखा है ए बी सी डी के समांतर है। अच्छा, ए बी और सी डी समांतर है, बहुत बढ़िया। ई एफ और जी एच समांतर हैं, मतलब ये दो लाइन समांतर हैं और ये तिरछी तिरछी लाइनें भी आपस में समांतर हैं। तो एक्स का मान बताना है, क्या आएगा? क्या करें इसके लिए? चलो कुछ दिमाग के घोड़े दौड़ाए जाएं। अब बच्चों एक चीज देखो, एक चीज समझे हम, क्या अगर ये कोण 130 डिग्री का है तो बच्चों ये वाला कोण कितना होगा? आप बोलोगे सर ये भी 130 डिग्री का होगा। अगर बोल ही दिया है 130 डिग्री का होगा तो मैं पूछता हूं क्यों होगा? तो आप कहोगे सर वर्टिकली अपोजिट, शीर्षा विमुख कोण है तो इसलिए बराबर होंगे। क्लियर? अच्छा, दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा ने काटा, तो ये वाले कोण, ये दोनों कोण क्या अभी मिले थे? हो गए, हां सर मिले थे। ये तो इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं, अंतः विपरीत कोण हैं। तो क्या होंगे भाई? इन दोनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री का। मतलब कि अगर ये कोण 130 है तो नीचे वाला कोण कितना होगा? 50 डिग्री का। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर ई एफ और जी एच समांतर हैं तो जितना कोण 50 है उतना ही कोण x होगा। क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण होने की वजह से होगा। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं x बराबर कितना आ जाएगा? 50 डिग्री का आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ाएं कदम। हालांकि हम इसको और कई तरह से कर सकते हैं। किसी का मन हो हम इसको 130 बोलें तो इधर वाला 130 घटाओ 150, वो भी आ जाएगा। आप इस चित्र में अगर सही लॉजिक लगा रहे हो तो तमाम लॉजिक लगा सकते हो। आगे चलें, आगे चलते हैं। तो फिर जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये बता दें। अब जब पिछला वाला क्लियर है तो इसका उत्तर तो एक झटके में आ जाएगा। कैसे? 120 तो इधर 120 तो इधर 60, तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। किसी का मन है 120 तो ये 120, जब ये 120 तो ये भी 120, इन दोनों का योग 180 डिग्री तो 60 डिग्री। लॉजिक लगाओ, आंसर पाओ। क्लियर? ये लाइंस एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योमेट्री का। आगे तक कदम कदम पर जब त्रिभुज में भी बच्चों हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, त्रिभुज में भी रेखा एवं कोण के सवाल आते हैं, लेकिन वो त्रिभुज के लॉजिक के साथ मिलकर आते हैं। तो पहले मैं आपको त्रिभुज का लॉजिक बताऊंगा, उसके बाद इस पर बात करेंगे। आ जाओ आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो क्या है, अब इसको देखो, पी क्यू और एस टी, पी क्यू और ऊपर वाला एस टी समांतर है। ठीक है, पी क्यू आर 110 डिग्री है, ये वाला 110 डिग्री है। आर एस टी ये 130 डिग्री है।
130 डिग्री है, तो हमें QRS बताना है बच्चों। QRS, ORS नहीं है, QRS है। ORS घोल तो पी के आए होंगे सबके सब, क्यों? ज्योमेट्री देख के घुमनी चक्कर फक्कर आने लगे होंगे, हाई एडवांस मैथ, हाई ज्योमेट्री, तो ORS तो पी के आए होंगे। नहीं पिया होगा तो लेक्चर देखने के बाद जरूरत पड़ेगी। चलो भाई आ जाओ। अभी हमने क्या सीखा? दो समांतर रेखाओं के बीच में आसपास कितनी भी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर खींची जा सकती हैं तो मैंने एक समांतर रेखा खींच दी इधर, इधर, तो ऐसा खींच के कौन सी तोप चला दी? अब देखो कौन सी तोप चली। जब इधर 110 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा? ये तो इंटीरियर अपोजिट एंगल है, अंतः विपरीत कोण है। 110 ये है तो बचा वाला कितना होगा? 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। पहली बात। आगे चलो, अगर ये 130 है तो फिर ये वाला कोण कितना होगा? कितना होगा ये कोण? ये आपका 50 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अंतः विपरीत कोण है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। ये रही सरल रेखा, ये पूरा का पूरा कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। ये पूरे का पूरा 180 डिग्री। 70 डिग्री इनके पास, 50 डिग्री इनके पास, तो इधर बीच में कितना बचा? जब ये पूरा ये आधा चंद्रमा 180 डिग्री का है तो 70 50 120, यानी कि 180 में से 120 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो ये कोण हमारा कितना बनेगा? 60 डिग्री का बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। आगे ना आंसर। आगे चलें। तो यहां तक बात समझ पा रहे हो तो एक बार जल्दी से सारे बच्चे फटाफट वीडियो लाइक कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब भी करो, ताकि तरुण सर की मैथ की वीडियो कहीं खो ना जाए और आप दोबारा ढूंढो कौन से सर थे, तरुण सर थे, कहां मिलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो। आप जल्दी से इस चैनल पर आओ और प्लेलिस्ट में एक करके सारी वीडियोस में आपको ला के दूंगा, आप वहां से देख पाओगे। आ जाओ। अब देखो बच्चों, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड वन इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, यदि दो कोण पूरक हैं और एक दूसरे का 3 गुना है, एक दूसरे का 3 गुना है, ठीक, 3 गुना है, तो छोटा वाला कोण ज्ञात करो। भैया छोटा वाला कोण क्या होगा, हमें यह ज्ञात करना है। भाई क्या करेंगे इसके लिए? अब ट्राई करके देखो। क्या होगा भाई? क्या होगा छोटा कोण? ठीक। अब देखो बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल की अगर बात की जाए तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, मतलब, और एक कोण दूसरे का 3 गुना है, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2। तो क्या हो बच्चों? एक कोण दूसरे का 3 गुना है। अगर एक होगा 1 तो दूसरा हो जाएगा 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों? कितना बनेगा? 4। और अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो क्या होगा भाई? क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर। तो एक का मान 180 डिग्री को आप 4 से भाग कर दो, अर्थात कितना बन जाएगा? 45 डिग्री। क्या बनेगा? 45 डिग्री। और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलें, आगे बढ़ाएं कदम। अब देखो, यदि दो समांतर रेखाओं को एक अनुप्रस्थ द्वारा काटा जाता है तो कोणों का कौन सा युग्म हमेशा बराबर होता है? बड़ी छोटी सी बात लेकिन इंपॉर्टेंट। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, देन व्हिच पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल? तो भाई देखो, पहले तो दो समांतर रेखाएं खींचो, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन से काट दो। अब देखो, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक, क्रमागत अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण। भैया ऑल्टरनेट कौन से थे? ये वाले और ये वाले। सप्लीमेंट्री एंगल, भैया नहीं। एडजेसेंट एंगल, नहीं। इंटीरियर एंगल यानी कि क्या होगा? क्या होगा इसका उत्तर? अब तो सारी बातें मैंने लिख दी, अब तो दिख भी रहा होगा। तो इस बात का उत्तर कमेंट में करके बता देना, कमेंट करके बता देना। ठीक बच्चों, क्या आएगा इसका आंसर? सब कुछ क्लियर है? अगला सवाल पढ़ लेते हैं। अगला सवाल एक क्वेश्चन हमारे सामने है
और बताना इसका उत्तर क्या आएगा। जरा पढ़ तो लो, बताओ जरा। चलो, क्या लिखा है भाई, यहां पर एक सवाल है कि ये x है, ये 66 और ये 80 है। ठीक, पी ओ क्यू को एक सरल रेखा सीधी रेखा में खींचा गया है। तो बताना क्या है बच्चों, x का मान कितना होगा, बताओ भाई जल्दी सारे बच्चे। चलो, अब देखो बच्चों, हम जानते हैं ये जो पूरा ऐसा सर्किल होता है ये 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे, 66 और 80 घटा दो, 80 डिग्री प्लस 66 डिग्री घटा देंगे 146, यानी कि 180 डिग्री माइनस 146 डिग्री, 46 4 50, 50 और 30 80, अर्थात 34 डिग्री का कोण हमारा बन जाएगा। 34 डिग्री का कोण हमारा बन जाएगा। और एक बात का बच्चों में यहां पर ध्यान रखेंगे, बच्चों ये लिखा है पूरक कोण, थोड़ी सी स्टार्टिंग में वैल्यूज मिसप्रिंट हुई हैं, उनको मैं रेक्टिफाई करा देता हूं। बच्चों देखो क्या है, हम जब कोण की बात यहां पर कर रहे थे तो कहां पर गया, कहां गया, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, यहीं पर कुछ लोचा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के पास में जरा इसको ठीक कर लें, क्या समस्या है। आ जाओ भाई, पूरक कोण संपूरक कोण, यहां पर देखो जब बात होगी बच्चों पूरक कोण और संपूरक कोण की, तो कॉम्प्लीमेंट्री को एंगल होता है संपूरक और सप्लीमेंट्री होता है आपका पूरक कोण। कैसे पता चला, अब ये सवाल था वो सप्लीमेंट्री एंगल पर था, और सप्लीमेंट्री 180 होता है और वो संपूरक, वो उसको हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। तो इन बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, तो बच्चों ये थोड़ी सी जानकारी की बातें थी हमारी किसके, ज्योमेट्री के पहले पार्ट पर लाइंस और एंगल्स को लेकर। ओके, लाइंस और एंगल्स को लेकर थी, तो इन बातों को रिवाइज कर लेना। शुरुआत की चीज में आज थ्योरी ज्यादा लगी होगी तो बोरिंग सा लगा होगा, लेकिन बिना इसके काम नहीं है, और बिना ज्योमेट्री के एडवांस मैथ नहीं है, और बिना एडवांस मैथ के सिलेक्शन नहीं है। इस बात को समझ लेंगे तो सारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। अब अगला ज्योमेट्री का पार्ट 2 नंबर में जल्दी लेकर आऊंगा, जहां पर अगले वाले वीडियो में आपको मिलेगा क्या, अगली वाली वीडियो मिलेगा ट्राइंगल, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, और त्रिभुज के प्रकार में इन जितने भी रेखा एवं कोण हमने सीखे उन सब का यूज होगा। ओके, बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना सेशन कैसा लगा। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक फॉर द एग्जाम, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।